हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक न्यू वीडियो के साथ। कोई पर्सन अगर हिंदू है बाय रिलीजन या जिस पर्सन पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है अकॉर्डिंग सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और वो पर्सन मैरिज करता है अकॉर्डिंग हिंदू लॉ, तो उसको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी फॉर मैरिज, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिफाइन करता है कि कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन है फॉर मैरिज जो कि अकॉर्डिंग हिंदू लॉ की जा रही है। सेक्शन 5 ये डिफाइन करता है कि जब भी कोई पार्टी कोई मेल या फीमेल मैरिज करता है, जो इस सेक्शन में 5 कंडीशन बताई गई है उसको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज वो मैरिज या तो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब हम सेक्शन 5 को देखते हैं, जिसमें जो 5 कंडीशन डिफाइन की गई है उनको वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 में जो फर्स्ट कंडीशन है वो है नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये कंडीशन मोनोगैमी को प्रेफर करती है कि हिंदू लॉ में जो मैरिज है वो मोनोगैमी होनी चाहिए, कि जो पार्टी मैरिज कर रही है एट द टाइम ऑफ वो सिंगल होने चाहिए, क्योंकि जो हिंदू लॉ है वो मोनोगैमी को प्रेफर करता है और बाईगैमी के अगेंस्ट है कि भी कोई भी पार्टी है वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते एक टाइम में। अगर ऑलरेडी वो मैरिड हैं तो उनकी जो मैरिज है वो वॉइड होगी अकॉर्डिंग सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसी तरह सेक्शन 17 में बात करता है पुनिशमेंट फॉर बाईगैमी, कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो दोबारा शादी कर रहा है, अपनी पहली शादी में अगर उसका डिवोर्स नहीं हुआ है तो वो बाईगैमी के लिए लाइबल होगा। और इसी तरह 494 एंड 495 आईपीसी के लिए भी लाइबल होगा, और जो उसमें पुनिशमेंट है उसके लिए लाइबल हो सकता है अगर उसके अगेंस्ट ये चार्ज प्रूफ हो जाते हैं फॉर बाईगैमी के लिए। सेकंड जो कंडीशन है वो बात करता है कि जो कंसेंट दी जाएगी मैरिज की बाय द पार्टीज वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज जो पार्टी मैरिज कर रही है वो साउंड माइंड होने चाहिए। अगर वो अनसाउंड माइंड है और इनकेपेबल है एक वैलिड कंसेंट देने के लिए, उस केसेस में जो उनकी मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर पार्टी कैपेबल तो हैं कंसेंट देने के लिए, एक वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन उनका जो मेंटल लेवल है वो ठीक नहीं है, ड्यू टू द मेंटल डिसऑर्डर वो अनफिट है फॉर मैरिज के लिए या वो अनफिट है चाइल्ड पैदा करने के लिए, उस केसेस में भी उनकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। या जो पार्टीज मैरिज कर रही है चाहे मेल है या फीमेल है और वो उसको अटैक हो रहे हों, पागलपन के दौरे पड़ रहे हों, उस केसेस में जो उनकी कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। वैलिड कंसेंट अगर नहीं होगी वो मैरिज वैलिड नहीं होगी। उस केसेस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में वो मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 2 कंडीशन है जो वो बात करता है मोनोगैमी की, एट द टाइम ऑफ जो मैरिज के टाइम में जो पार्टीज हैं वो ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए, कि भी वो पार्टी सिंगल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसी तरह जो कंसेंट हो वो कंसेंट वैलिड होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, बोथ द पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है सेक्शन 5 में डिफाइन की गई है मैरिज के लिए, वो बात करता है एज से रिलेटेड, कि जो पार्टीज हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज जो कि मेल और फीमेल हैं उनकी एज डिफाइन की गई है, कि जो मिनिमम एज है वो इस सेक्शन 5 में जो डिस्क्राइब की गई है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो ब्राइडग्रूम है उसकी जो एज है वो 21 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, जो ब्राइड है उसकी एज 18 ईयर होनी चाहिए, कि लड़के की जो एज है वो 21 ईयर मिनिमम और लड़की की जो एज है वो 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। अदरवाइज वो लाइबल होंगे पुनिशमेंट के लिए, जो कि सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है उसकी मैरिज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ना तो वॉइड की
होगी और ना ही वो वॉइडेबल होगी, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में जो कि चाइल्ड मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल डिस्क्राइब करता हो। सिर्फ जो सेक्शन 18 है उसमें 2 ईयर की पनिशमेंट और 1 लाख का फाइन के बारे में बात करता है, जो सेक्शन 18 में एक क्लोज है, या दोनों के लिए लाइबल हो सकता है। लेकिन 2006 में एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसमें सेक्शन 3 बात करता है कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उनकी मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज में जहां कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया कि चाइल्ड मैरिज वॉइड है या वॉइडेबल है, लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है वो मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी, और उसको वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एज ऑफ जो मैरिज है, लड़के के लिए जो 21 ईयर और लड़की के लिए जो 18 ईयर है, उसके जो मैरिज के लिए एज है उसको अटेंड करने के विद इन 2 ईयर में पिटिशन फाइल करनी होगी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए। इसी तरह सेक्शन 10 है जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वो ये कहता है जो भी अबैट कर रहा है चाइल्ड मैरिज के लिए, या कोई भी रिलेटिव है जो चाइल्ड को मैरिज करने के लिए अबैट कर रहा है, उनके लिए 2 ईयर पनिशमेंट के लिए प्रोसीडिंग की जाएगी। वो उस 2 ईयर पनिशमेंट तक के लिए वो लाइबल हो सकता है। ये फर्स्ट 3 कंडीशन हुई। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो 4th और 5th, वो रिलेटेड टू बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और स्पिंडा रिलेशनशिप। अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कोई भी पर्सन जो मैरिज कर रहा है, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, उनकी मैरिज वॉइड मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, और वो पनिशमेंट के लिए भी लाइबल होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। सेक्शन 3G है, वो डिफाइन करता है कि कौन से रिलेशन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, और जब कोई 2 पर्सन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल करते हैं और अगर वो आपस में मैरिज करते हैं तो उनकी मैरिज वॉइड होगी अगर उनके कस्टम अलाउड नहीं करते। अगर उनके कस्टम अलाउड करते हैं तो उनकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशन फॉल करते हैं? सबसे पहले जो बात करता है कि कोई भी जो 2 पर्सन है अपने लीनियर असेंडेंट है उनसे मैरिज नहीं कर सकते। लीनियर असेंडेंट का मतलब एक लाइन में हम ऊपर की ओर लाइन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए मैरिज करना चाहता है, उसके लीनियर असेंडेंट हो उसके फादर, मदर, फादर के बाद ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे ऊपर जो लाइन चलती जाएगी, उस रिलेशन में वो अगर जिससे वो शादी कर रहा है वो अगर उस रिलेशन में फॉल करते हैं उससे मैरिज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए है वो अपनी दादी से, अपनी परदादी से या उससे कोई रिलेशन है जो जिनसे वो मैरिज करना चाहता है, अगर वो इनसे कनेक्टेड है, इनके रिलेशन में फॉल करता है तो उनसे मैरिज नहीं कर सकता। इसी तरह लीनियर असेंडेंट की जो हम पूर्वज हैं, इसी तरह लीनियर डिसेंडेंट की जो किसी पर्सन के वंशज हैं, उनके हस्बैंड एंड वाइफ से मैरिज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए मेल है वो अपने लीनियर असेंडेंट की अपनी मदर के बाद दादी, नानी या इन किसी से भी मैरिज नहीं कर सकता। इसी तरह वो अपने लड़के की वाइफ से या लड़के के लड़की वाइफ से मैरिज नहीं कर सकता। कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट, उनके हस्बैंड वाइफ से कोई मैरिज नहीं कर सकता, और जो इस रिलेशन में आते हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहे जाएंगे। इसी तरह ब्रदर की जो वाइफ है उससे मैरिज नहीं कर सकते, वो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। फादर के ब्रदर की जो वाइफ है उससे भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, उससे मैरिज नहीं कर सकते। इसी तरह मामी है वो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ये सभी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, इनसे मैरिज नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग सेक्शन 5(4) के अकॉर्डिंग।
इसी तरह कजन, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, भतीजा, भतीजी, ये सभी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। अगर जो पार्टीज मैरिज कर रही है और उनमें से कोई भी इस रिलेशनशिप में फॉल करता है, उस केसेस में उनकी जो मैरिज है वो वॉइड होगी। लेकिन अगर कस्टम अलाउड करते हैं, उस केसेस में वो मैरिज कर सकते हैं। सेक्शन 5 में जो लास्ट कंडीशन है वो बात करता है स्पिंडा रिलेशनशिप, कि अगर जो पार्टी मैरिज कर रही है उनमें से अगर कोई भी स्पिंडा रिलेशनशिप में फॉल करते हैं, उनकी मैरिज वॉइड होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग उनकी मैरिज वॉइड होगी। और जो 18 में बी में पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है उसके लिए भी वो लाइबल होंगे। स्पिंडा रिलेशनशिप सेक्शन 3F में डिफाइन किए गए हैं। स्पिंडा रिलेशनशिप मीन की कोई भी लीनियर असेंडेंट की भी किसी भी पर्सन के जो मैरिज कर रहा है उसके अप टू 5 डिग्री थ्रो फादर और अप टू 3 डिग्री थ्रो मदर एक हम लाइन देखेंगे और वो ऊपर की ओर देखेंगे जो कि असेंडेंट है, कि उनके पूर्वज। फॉर एग्जांपल ए है, अगर वो मैरिज कर रहा है उसके जो फादर के थ्रू डिग्री है ऊपर की तरफ, उनको हम देखेंगे। फादर आ गया, फादर के बाद ग्रैंडफादर आ गया, ग्रैंडफादर, ग्रेट फादर, और उसके बाद 2 डिग्री और देखेंगे। इसी तरह अगर ए की मदर की साइड देखेंगे तो अप टू 3 डिग्री मदर, मदर के बाद ग्रेट मदर को हम देखेंगे। इन दोनों में अगर कोई फॉल कर रहा है वो स्पिंडा रिलेशनशिप में होगा और उससे वो मैरिज नहीं कर सकता। इसी तरह कोई पार्टी मैरिज कर रही है, उनके जो कॉमन लीनियर असेंडेंट है उसको हम देखेंगे। अगर उनका जो लीनियर असेंडेंट कॉमन है और वो स्पिंडा रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं तो आपस में वो मैरिज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो कॉमन लीनियर असेंडेंट है कि उनका जो पूर्वज है एफ फॉर एग्जांपल वो कॉमन है और उन दोनों में से एक स्पिंडा रिलेशनशिप में फॉल कर रहा है, उस केसेस में ए और बी आपस में मैरिज नहीं कर सकते। यहाँ पर स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ये डिफाइन है कि स्पिंडा रिलेशनशिप में जो डिग्री है वो डिफाइन की गई है कि जैसे फादर के साइड में अप टू 5 और मदर के साइड में 3, लेकिन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो लीनियर असेंडेंट की जनरेशन है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं तक भी हम जा सकते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई स्टॉप नहीं है। जैसे स्पिंडा रिलेशनशिप में जो जनरेशन है अप टू 5 और अप टू 3 है। सिंपल लैंग्वेज हम ये कहेंगे, स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आपकी जो जनरेशन में अगर कोई फॉल करता है उस केसेस में आप मैरिज नहीं कर सकते। अगर उस जो रिलेशनशिप है प्रोहिबिटेड या स्पिंडा रिलेशनशिप है उससे अगर बाहर है उस रिलेशनशिप से, तो उस केसेस में मैरिज कर सकते हैं, अदरवाइज मैरिज वॉइड मानी जाएगी अकॉर्डिंग सेक्शन 11। और जो सेक्शन 18 में है वो पुनिशमेंट के लिए लायबल होगा। 18 में जो बी क्लोज है वो कहता है कि अगर सेक्शन 5 की 4 और 5th कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती, उस केसेस में 1 मंथ की पुनिशमेंट या 1000 का फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ये दोनों सेक्शन 18 क्लास बी के में डिफाइन की गई है पुनिशमेंट फॉर क्लोज 4 और 5 के लिए। ये 5 कंडीशन थी। ये जो भी पार्टी मैरिज कर रही है अकॉर्डिंग हिंदू लॉ उनको अडॉप्ट करनी होगी, उनको फुलफिल करनी होगी, क्योंकि ये मैंडेटरी है। एक लास्ट क्वेश्चन होता है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उसके बाद में वो कन्वर्जन करके मैरिड करता है तो क्या उसकी सेकंड मैरिज वैलिड होगी या वॉइड होगी? इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिफाइन किया था कि जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि उसकी फर्स्ट मैरिज वैलिड है
और वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, उसके बेसिस पर वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, और उसकी मैरिज सेकंड मैरिज वॉइड मानी जाएगी और वो बाइगैमी के लिए लायबल होगा। ये हमारी आज की वीडियो में जो एसेंशियल कंडीशन थी फॉर मैरिज वो आज हमने डिस्कस की। इसके साथ में सेक्शन 7 बात करता है कि जब मैरिज की जाएगी, जो सेक्शन 5 में जो कंडीशन दी गई है उनको फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद में जो सेरेमनी है मैरिज के लिए वो मैंडेटरी है, वो भी मस्ट की जाएगी। उसके बिना जो मैरिज है वो कंप्लीट नहीं होगी। सेरेमनी में दोनों पार्टीज में किसी एक की जो कस्टम राइट्स और सेरेमनी है वो किया जाएगा कि दोनों जो मेल और फीमेल हैं उनमें से किसी एक के अकॉर्डिंग जो कस्टम है उसके अकॉर्डिंग मैरिज की जाएगी। इसी के साथ जो सेरेमनी और रिट्स है उसके साथ में शपथ पत्र की जो सीक्रेट फायर है उसके अराउंड 7 स्टेप लिए जाएंगे। इन दोनों के बिना, सेरेमनी और शपथ पत्र के बिना जो मैरिज है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। जिस टाइम ये सेरेमनी और शपथ पत्र ले ली जाएगी, मैरिज सोलमनाइज मानी जाएगी कि मैरिज कंप्लीट हो गई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।